बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वही क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर के हवाले से है और आज उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और मैकेनिज्म के बारे में। सर, आपको पता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। क्या है? कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसके अंदर कई एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूड है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज नाउन है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज अननाउन है, लेकिन हम जस्ट मेजर हार्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हार्ट कंट्रैक्शन के हवाले से कि हार्ट कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती, और उस हार्ट कंट्रैक्शन के साथ साथ हम वेंट्रिकल को स्टडी करेंगे जो नाउन काजेज है, क्योंकि जब हार्ट कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती तो बॉडी जो है ब्लड सही तरीके से पंप नहीं कर पाता। जब बॉडी सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता तो ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन है, न्यूट्रॉन्स है, अदर एलिमेंट है, तो नतीजे के तौर पर वो न्यूट्रॉन्स और दूसरी चीज़ें हमारे जिस्म को मिल नहीं पाती, तो क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर क्या होता है? काज होता है। क्या काज होता है? क्रॉनिक हार्ट फेल्यूर काज होता है। सर, इस टॉपिक का मतलब क्या है? जो कल का टॉपिक हमने पढ़ा और आज का जो टॉपिक है, सर इस टॉपिक का गोल ये है कि हम उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उनकी एटियोलॉजी को मालूम कर सके और इन प्रॉब्लम को कैसे एरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम को वक्त से पहले कवर करें ताकि कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर तक बात ना पहुंचे। सर, आते हैं टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन। उस दिन हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी लिटिल बिट, दोबारा थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि क्योंकि ये बार बार आगे आएंगे। एसीई के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में हमने बात की थी। और ऐसे ड्रग के लास्ट में प्रिल का वर्ड आता है। सर, हमने बताया था कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ड्रग में था लाइसेनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, फेसिनोप्रिल एटसेट्रा। तो ऐसे ड्रग के लास्ट में क्या आता है? प्रिल का वर्ड आता है। अच्छा सर, याद रखे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के ड्रग में काफी इंपॉर्टेंस है और ये फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। किसके तौर पर इस्तेमाल होती है? फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मतलब ये है कि आपके बॉडी में एंजियोटेंसिन मौजूद है और ये उसका फॉर एग्जांपल रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है। तो यहां पर ये ड्रग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं कि ये रिसेप्टर के साथ ये एंजियोटेंसिन ना मिले, कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। और ड्रग में हमारे पास लूसर्टान है, टेलमिसर्टान है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। सर, उसके बाद हमने बीटा ब्लॉकर्स की बात की या बीटा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर।
ऐसे ड्रग के लास्ट में लॉल का वर्ड आएगा, एटिनोल, कार्बिडोल, प्रोप्रानोल एटसेट्रा। तो ये वो ड्रग है जो इफेक्ट करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को नहीं होने देते। सर यहाँ पर दो बातें मैं मेंशन करूंगा। एक हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हमने बात की, डिपीन का वर्ड इसके लास्ट में आएगा, एमलोडोपिन, नेफेडोपिन, ठीक है सर। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इसके साथ साथ डायरेक्ट ये वेजो डायलेटर है, वेसल्स को ये डायलेट करते हैं, खोलते हैं। डायरेक्ट वेजो डायलेटर है आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये डायरेक्ट वेजो डायलेटर है, वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं। सर हमारे पास इसमें डायरेटिक भी है और डायरेटिक रिलेटेड है निफ्रॉन के साथ, जहां पर हमने बात की थी कि बोमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप ऑफ हेनले होता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो ये डायरेटिक फ्यूजामाइड उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप लासिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लासिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, अनदर क्लासिफिकेशन है आइनोट्रोपिक एजेंट। आइनोट्रोपिक एजेंट इसलिए इसको कहते हैं सर कि ये कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयंस। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि जितने भी आयंस उनकी जब इफ्लक्स और इनफ्लक्स होती है तो उनके साथ क्या होता है, हार्ट रेट या हार्ट बीट वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये आइनोट्रोपिक एजेंट डायगोकॉक्सिन है सर, ये हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को क्या करती है, इंप्रूव करती है। ये ग्लूकोसाइड है, क्या है, ग्लाइकोसाइड है सर। सर डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर की हमने बात की, उसके साथ कैल्शियम चैनल की ब्लॉकर की बात की। यहां पर लास्ट में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब ये है एंटी, अगेंस्ट, यानी एल्डोस्टेरोन को रोकता है। एल्डोस्टेरोन को क्या करता है, रोकता है। जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है स्पाइरोनोलेक्टोन है, जिसे पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास किस चीज की, ड्रग्स की कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो रोल प्ले करते हैं। सर अब आते हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग है एसी इनहिबिटर की, उसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, कि ये कैसे इनहिबिट करता है कि एंजियोटेंसिन ना बने। इनहिबिटर का मतलब है रेजिस्ट करना, रुकावट डालना। सर आपके पास बॉडी में क्या मौजूद है, एंजियोटेंसिनोजिन, आपके बॉडी में एंजियोटेंसिनोजिन। सर ये एंजियोटेंसिनोजिन क्या चीज है, सर ये लीवर से आता है, प्रोटीन है, लीवर से आता है, प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजिन। अच्छा सर ये बॉडी में आ गया। सर ब्लड सर्कुलेट करता है, किडनी की तरफ जाता है, तो ब्लड से किडनी के थ्रू रेनिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, रेनिन। ये एंजाइम जब रिलीज होता है सर, तो ये एंजियोटेंसिनोजिन को ब्रेक करता है, पार्ट्स में तकसीम कर देता है, कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन 1। सर ये इनएक्टिव फॉर्म में है,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आते हैं, वो एंजियोटेंसिन पे एक्शन करते हैं और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। सर, हम जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं पेशेंट को, वो जब इसको अपने जिस्म का हिस्सा बना लेता है तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है कि आप एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना करें। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपके वेसल कंट्रैक्ट नहीं होंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन काज नहीं होगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन कार नहीं होगी तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। सर, इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है कि ये डिक्रीज कर देता है आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, अच्छा ये भी याद रखिए कि एंजियोटेंसिन 2 से फिर एल्डोस्टेरॉन बनता है। क्या बनता है? एल्डोस्टेरॉन बनता है। ये जब डिक्रीज हो जाता है आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, तो अगर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि अचानक आप पे कोई अटैक करे या आप किसी चीज से डर जाए तो ये सिंपैथेटिक नर्व आपके मोटिवेट हो जाते हैं, आपके हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो आप फेयर, फाइट, फ्लाइट की तरफ भागते हैं। तो जब ये डिक्रीज हो जाएगा आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की, तो आपकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि सर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये हमने डिस्कस किया था कि सर हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म फिजियोलॉजी का है, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। उस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्व, क्रॉनिक सिंपैथेटिक नर्व बार बार आपका एक्टिवेट होता है तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम डिक्रीज हो जाता है तो आपकी ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है। इंक्रीज वेजोडायलेशन, जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपके वेसल्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ये डायलेट करेंगे। डिक्रीज रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। सर, ये आपके न्यूरॉन में क्या करेगा? रिटेंशन करेगा, रिटेंशन को डिक्रीज करेगा। वाटर और सोडियम की यानी एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसको इनहिबिट करेगा, तो जल्दी से यूरिन बनेगा। मोर वॉल्यूम ऑफ द यूरिन पास करोगे तो आपकी ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। वेजो ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर की तरफ आप नहीं जाएंगे या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ आप नहीं जाएंगे। सर, आपको पता है कि ऑस्मोसिटी और डिफ्यूजन, जब रिटेंशन रहेगा तो ऑस्मोसिटी और डिफ्यूजन की एक्टिविटीज रहेगी। ऑस्मोसिस कहता है लोअर से हाई की तरफ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेट होना, मॉलिक्यूल का मूव करना, और डिफ्यूजन कहता है कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मॉलिक्यूल का जाना। तो रिटेंशन नहीं होगी। जब रिटेंशन नहीं होगी सोडियम और वाटर की बॉडी में, उसको डिक्रीज करेगा तो यूरिन आपका ज्यादा वॉल्यूम में बनेगा। नंबर 4 सर, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडाकाइनिन। ये एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपके हार्ट के मसल्स के क्या होंगे? इंक्रीज होगा ब्रेडाकाइनिन का एक्शन। तो ब्रेडाकाइनिन ऐड करेगा प्रीलोड और आफ्टर लोड को, इसको डिक्रीज करेगा। प्रीलोड को और आफ्टर लोड को क्या करेगा? इसकी एक्टिविटीज को डिक्रीज करेगा। जब इसकी एक्टिविटीज डिक्रीज होगी सर तो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो आपका दिल अच्छे खासे ब्लड को बॉडी की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा। कार्डिक आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो ये थी
कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसमें हमने जो मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के बारे में। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये ड्रग एसी इनहिबिटर हम प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं करते, ये प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब नहीं करते, और इसके कुछ साइड इफेक्ट है, उसको भी थोड़ा एडवर्स इफेक्ट को पढ़ लेते हैं। ड्राई कफ ये काज करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग जो पेशेंट यूज करेगा उसको ड्राई कफ होगा। पोस्टीरियर हाइपरटेंशन उसको रहेगी, और रीनल इनसफिशिएंसी काज होगी, यानी थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम डेवलप होगा रीनल का, क्योंकि वहां पर रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर आयन का करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इससे कुछ रीनल इनसफिशिएंसी काज होती है। थैंक यू।